अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए। अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वास्तव का, अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और कौन? परासरंदा। ठीक है, तो हम लोग सारी चीजें सब पढ़ लिए। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास, या इसी को बोल सकते हैं असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या बोलेंगे? असमान अनुसंख्यक गुणधर्म। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं अभी वह अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन का वैसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? तो अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, यही ना। देखिए मान लीजिए यह आपके पास विलायक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आप मिलाएं, ग्लूकोज मिलाएं या यूरिया मिलाएं या सुक्रोज, चीनी मिलाएं, यही ना। तो अब जब इसमें ग्लूकोज मिलाएं तो ग्लूकोज इसमें डालेंगे तो आप जानते हैं कि अगर हम 1 मोल ग्लूकोज डाले हैं C6H12O6 तो विलायक में जाने के बाद यह टूटेगा नहीं, तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब इसका जो अनुसंख्यक गुणधर्म होगा वह पहले के जैसा पाया जाएगा। जैसे में अभी इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वही क्या होगा? इसका आणविक द्रव्यमान वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डालने पर इसमें अणु की संख्या यानी मोल की संख्या यानी कण की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। इसलिए अगर हम लोग सोचे हैं कि कितना मोल मिला रहा है? 1 मोल, तो यहाँ भी आपका कितना मोल में प्रेजेंट है? 1 मोल में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ऐसे विलयन के ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये विलायक था, इसमें आप डाले NaCl। ठीक है, अब इसमें आप NaCl डाले पानी में तो NaCl क्या होगा? टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। देखिए ध्यान दीजिए, आपने कितना मोल मिलाया था NaCl? आप NaCl 1 मोल मिलाए थे, लेकिन विलायक में जाने के बाद कितने मोल में टूट गया? 2 मोल में टूट गया। देखिए ध्यान दीजिए, आप थियोरेटिकली परिकलित क्या था कि नहीं हमारा NaCl कितना मोल है? 1 मोल, लेकिन इसमें जाने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि NaCl 2 मोल में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। तो कहने का मतलब कि इसका जो अनुसंख्यक गुणधर्म है अब पहले के जैसा हमको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि NaCl 1 मोल है, लेकिन अभी क्या संख्या बढ़ गया। आप जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म संख्या पर निर्भर करता है, क्या मिला रहे उस पर निर्भर नहीं करता है, बस उसकी संख्या कितना मिला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि यह जो अनुसंख्यक गुणधर्म है यहाँ पे पहले के अपेक्षा क्या हो गया? बदल गया। तो ऐसे अनुसंख्यक गुणधर्म को क्या बोलते हैं? असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये रीजन कब आएगा? तो जब हम किसी विलायक में ऐसा विलेय डालते हैं या तो टूट जाता है या तो वह जुड़ जाता है या तो वह अभिक्रिया कर लेता है। इस स्थिति में उसका जो अनुसंख्यक गुणधर्म है यानी पहले के अपेक्षा इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करें गलत कैलकुलेट होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? असमान अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक से समझिए, यहाँ पे विलायक था, आप ग्लूकोज मिलाएं तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल है, तो इसमें आने के बाद नहीं टूटेगा, 1 मोल रहेगा। इस समय अगर आप क्या हो जाएगा? अनुसंख्यक गुणधर्म पहले के अपेक्षा मेल नहीं खाएगा, तो ऐसे हम लोग को क्या बोलते हैं? असमान अनुसंख्यक गुणधर्म करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को। किसको बोलते हैं? विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संयोजन या विलायक से अभिक्रिया नहीं हो तो विलेय का आणविक द्रव्यमान सामान्य होता है। ये बताएं, ग्लूकोज डालेंगे, यूरिया डालेंगे, सुक्रोज डालेंगे, इसमें डालने के बाद नहीं टूटता है, जो कि क्या हो जाएगा? ऐसी रहेगा। ठीक है, घुल जाएगा। तो इस स्थिति में यानी जो हम लोग को आणविक द्रव्यमान आता है वह क्या जो हम लोग सोचते हैं वही आता है। लेकिन NaCl को डालेंगे तो 1 मोल डालेंगे तो इसमें जाके कितना मोल होगा? 2 मोल हो जाएगा। यानी अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना जी, क्योंकि अनुसंख्यक गुणधर्म कणों विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आप लोग सोच रहे हैं कि 1 कण डाल रहे हैं, लेकिन इसमें आने के बाद कितना कण हो जा रहा है? 2 कण हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए।
तो कहता है विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन संयोजन या विलायक से अभिक्रिया नहीं हो तो विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ, लेकिन सान्द्र विलयन की स्थिति में विलेय के अणु पारस्परिक अंत अभिक्रिया होते हैं। देखिए कह रहा है कि सान्द्र विलयन के केस में विलेय के अणु और विलायक के बीच में क्या अभिक्रिया हो जाता है, जिससे विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या असामान्य हो जाता है। साथ ही विलयन में विलेय के अणुओं के संयोजन तथा वियोजन के कारण अणुओं की संख्या क्या हो जाता है, सामान्य से असामान्य हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं या असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जब हम लोग कोई भी विलेय को डालते हैं, अगर वह टूटता है या जुड़ता है तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वह पहले के अपेक्षा क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसे हम लोग अनुसंख्यक क्या असमान अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है जी वह समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या, यानी हम लोग क्या कण बढ़ाएंगे अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, बढ़ेगा, या अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है जी, एक बटा में विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात में, यही ना। तो इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ना, इसी तरह क्या हो जाएगा, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएगा जी, 1 बटा में, यही ना, विलेय के आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं ना, वही बात हम लोग क्या ये विलेय के आणविक द्रव्यमान, या बोले तो क्या बोलेंगे, असमान विलेय लिख दें क्या हो जाएगा, असमान आणविक द्रव्यमान विलेय के असमान आणविक द्रव्यमान, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, असमान आणविक द्रव्यमान। ठीक है यहाँ तक। अगला हेडिंग दीजिएगा वांट हॉफ गुणक, मिटा दे। अगला हेडिंग दीजिएगा क्या जी, वांट हॉफ गुणक। वांट हॉफ गुणक, ठीक है, वांट हॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, क्या जी, आई से। ठीक है, लिखिएगा परिभाषा। 1880 में वांट हॉफ ने वियोजन और संयोजन ठीक ना जी। देखिए वांट हॉफ वैज्ञानिक का नाम था, ठीक ना। तो 1880 में वांट हॉफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा ठीक है के निर्धारण के लिए एक गुणक आई प्रस्तुत किया। देखिए ध्यान दीजिए, 1880 में वांट हॉफ ने वियोजन और संयोजन की क्या जी सीमा के निर्धारण के लिए गुणक क्या आई प्रस्तुत किया, यही ना, आई प्रस्तुत किया, जिसे वांट हॉफ गुणक कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसे परिभाषित करते हैं
जिसे परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं क्या जी, I इजकल टू प्रेक्षित, प्रेक्षित या सामान्य बोल सकते हैं ना, प्रेक्षित या असमान अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है जी। क्या प्रेक्षित या असमान अनुसंख्यक गुणधर्म बटा में क्या परिकलित, परिकलित या समान अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यह आपको आई का परिभाषित दिया गया है। क्या दिया गया है? आई बराबर असमान अनुसंख्यक गुणधर्म बटा में परिकलित या समान अनुसंख्यक गुणधर्म। कोई दिक्कत? अब आइए लिख सकते हैं आई बराबर, बोलिए, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म को क्या लिखेंगे? 1 बटा में असमान, असमान आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बाई 1 बटा में समान आणविक द्रव्यमान। उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? 1 बटा में समान आणविक और असमान आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक पलट दीजिए। क्या हो जाएगा? पलटिएगा तो यहाँ पे आई आपका मिल जाएगा समान आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटा में असमान, असमान आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आइए, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नोट करके, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म बराबर, अनुसंख्यक गुणधर्म बराबर आई इंटू, यहाँ जो बताए थे आई बराबर असमान अनुसंख्यक गुणधर्म बटा में क्या समान, तो समान कोई नहीं भेज देंगे, तो आई इंटू समान अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्या मिल गया जी? असमान अनुसंख्यक गुणधर्म बराबर आई गुने क्या समान अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब देखिएगा दोनों केस में दिखाते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा। मिटा दे। ये हो जाएगा आपका अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा क्या समान अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म। इधर हो जाएगा आपका असमान अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, बोलिए फार्मूला बताए थे हम पहला क्या था आपका? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यही था ना? तो इसका फार्मूला बताए थे। क्या था फार्मूला, याद है? इसका फार्मूला था P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N1/N2। ये हो गया अनुसंख्या गुणधर्म सामान्य के लिए, लेकिन असामान्य के लिए क्या हो जाएगा? सामान्य में I से गुना हो जाएगा, P0/P0 बराबर I इंटू N1 बटा में N2। कोई दिक्कत? दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन,
ठीक है, यहाँ पे था डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम, यहाँ हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के। बस कुछ नहीं, समान अनुसंख्यक गुणधर्म में आई से गुना करने पर क्या मिलता है, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म कहता है। तीसरा था हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। कोई दिक्कत। चौथा था आपका परासरण दाब, क्या था जी, परासरण दाब, ठीक है, पाई बराबर सी आर टी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। कोई दिक्कत। देखिए ये हो गया चारों अनुसंख्यक गुणधर्म, ये हो गया पहले का फॉर्मूला जो बताए थे। अनुसंख्यक गुणधर्म में आई से गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा, असमान अनुसंख्यक गुणधर्म मिल जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए नोट करके, यदि आई बराबर 1 हो तो बिलियन में विलय का न तो संयोजन होता है और ना ही वियोजन होता है। वही बताए थे कि जैसे ही विलायक में हम लोग क्या यूरिया डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे या सुक्रोज डालेंगे तो इसमें टूटता नहीं है ना तो जुड़ता है। तो इस केस में आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी हम लोग 1 मोल डालेंगे तो हमको क्या 1 मोल मिलेगा। तो इस स्थिति में आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल ही इस सब का आई का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा नंबर देखिएगा, यदि आई का मान 1 से बड़ा हो, यदि आई का मान 1 से बड़ा हो तब बिलियन में विलय का क्या होता है, वियोजन होता है। देखिए अभी आप सोचे थे कि हम आई का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो यही ना हो जाएगा जी, एन ए सीएल टूटेगा तो एन ए प्लस सीएल माइनस। देखिए तो आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए कितना मोल टूटा तो 2 मोल, पहले कितना था 1 मोल, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देख लिए, कहने का मतलब कि वियोजन के केस में आई का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि आपने यहाँ क्या देखे थे कि थ्योरेटिकली क्या सोचे थे कि 1 मोल है, लेकिन इसमें जाने के बाद कितना मोल में हो गया, 2 मोल में। तो आई का वैल्यू हो गया 2 बटा में कितना, 2। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए तीसरा नंबर, यही बताया है कि NaCl को जल में घुलाते हैं तो आई का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा कहता है कि यदि आई का वैल्यू 1 से छोटा हो तब बिलियन में विलय का क्या संयोजन होता है। क्या होता है जी, संयोजन होता है। यदि आई का वैल्यू 1 से छोटा हो तब बिलियन में विलय का क्या होता है, संयोजन होता है। यही ना, ध्यान दीजिए संयोजन किस प्रकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या है जी, मान लीजिए CH3COH को आप लिए हैं, ठीक ना, और इसको आप बेंजीन में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, बेंजीन में मिलाते हैं। तो क्या हो जाता है, CH3COOH के होल 2, यानी आप लिए 2 मोल लेकिन बना कितना मोल, 1 मोल बना। तो ध्यान दीजिए क्या किए, आप बेंजीन विलायक था और इसमें CH3COOH आप 2 मोल मिलाएं। कितना मोल मिला, 2 मोल, लेकिन इसमें आने के बाद कितना मोल बना, 1 मोल बना। तो आई इक्वल टू कितना मोल बना, 1 मोल, क्या मोल लिए थे, 2 मोल। आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, यानी कितना 0.5। यही ना, कहने का मतलब है कि संयोजन के केस में आई का मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन विलायक में, बेंजीन विलायक में एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल किसके द्वारा जी, अंतर अणुक हाइड्रोजन, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, के कारण द्वितीयन हो जाता है। द्वितीयन समझते हैं, द्वितीयन हो जाता है, द्वितीयन हो जाता, जिसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर, DIMER, क्या बोलते हैं, डाइमर हो जाता है। और इसके लिए समझा दे रहे हैं, और इसके लिए आई का मान 0.5 होता है। देखिए दिखाते हैं,
देखिए 2 मोल CH3COOH लिए, ठीक है। अब क्या हुआ जी, बेंजीन के प्रेजेंस में लिए थे और यह दोनों मिल के 1 मोल दिया। कितना मोल दिया? डाइमर में एग्जिस्ट करता है, यानी 2 को मिला के 1 बनाता है, ठीक है। देखिए इसको डायग्राम बना के दिखाते हैं। CH3 COOH, ठीक है। CH3 COH कितना हो जाएगा इधर से? CH3COO, यही है ना। ध्यान दीजिए, क्या देखे यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। देखिए CH3COOH, यहाँ तक 1 मोल, CH3COOH यहाँ से 1 मोल, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं, यहाँ पे CH3 हो गया तो ये हो गया एसिटिक अम्ल के लिए, और C6H5 कर देंगे तो ये हो गया किसके लिए? बेंजोइक अम्ल के लिए। तो इस स्थिति में I का मान कितना होता है? 0.5 होता है, क्योंकि लिए थे कितना मोल? 2 मोल, लेकिन बना कितना था? 1 मोल। तो I = 1 में कितना? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मिटा दे सब। अब है I के गणना। I के हम लोग गणना कैसे करेंगे? I के गणना, ठीक है। पहला बात कर रहे हैं हम लोग वियोजन के चरण में। वियोजन के चरण में किस में बात कर रहे हैं? वियोजन के चरण में। जब टूटेगा तो बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए जी आपके पास 1 मोल था, इसमें किसी विलायक में डाले और टूट गया N मोल में, यही ना, Na बना लिया। कोई दिक्कत? मान लीजिए T = 0 पर ही 1 मोल था और इधर 0 मोल, अभी नहीं टूटा था। तो जब कोई टाइम T दिए, ठीक है, वियोजन अंश जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए अल्फा टूट गया। कितना हुआ? अल्फा टूट गया। तो जब 1 था तो 1 टूटता, 1 मोल के लिए N मोल था तो अल्फा टूटा होगा, तो कितना टूटेगा जी? N अल्फा मोल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस स्थिति में हम लोग I जानना चाहेंगे तो I कितना हो जाएगा, यानी टाइम पर टोटल मोल कितना? 1 - अल्फा प्लस N अल्फा बटा टोटल मोल कितना लिए थे? 1 मोल था, ठीक है। कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा। तो I - 1 अल्फा कॉमन कर लीजिए तो बचेगा N - 1। तो अल्फा का फार्मूला मिला I - 1 बटा में N - 1। कोई दिक्कत? अल्फा को बोलते हैं वियोजन अंश, डिग्री ऑफ वियोजन अंश, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, यही ना। कोई दिक्कत? एक स्थिति और देखिए, वियोजन संयोजन के चरण में। संयोजन के चरण में इसमें क्या हो जाएगा कि Na लिए होंगे, ये बना कितना होगा? M। कोई दिक्कत? ये 1 मोल होगा, ये 0 होगा। T = 0 पर जब टाइम T आया होगा तो अल्फा इधर टूटा होगा, तो कितने? अल्फा/N ना जी, इधर क्या दिया होगा? अल्फा/N मोल दिया होगा। तो I का अगर फार्मूला है तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा/N = कितना? 1। इसका मतलब I = 1 - अल्फा/अल्फा बटा में कितना? N। ये हो गया आपका संयोजन के चरण में, और ये हो गया आपका किसके चरण में? वियोजन के चरण में। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखिएगा जो आया था बिहार बोर्ड में आया, ठीक है। मिटा दे। क्वेश्चन है 0.1 MBA NO2 के NO3 के हॉल 2, ठीक है, घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर ज्ञात करे। अल्फा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? ए में है जी 91.3%, बी में है
87% और सी में है 100% और डी में है आपका 74%। देखिए सॉल्यूशन कितना दिया है, तोड़िए, इसको तोड़ने के लिए सिखाए थे। NO3 के होल 2 तोड़िएगा तो Ba2 प्लस 2NO3 माइनस, ठीक है। 2 मोल 1 मोल कितना मिला, N मिल गया 3 मोल। कोई दिक्कत? बोलिए वियोजन का फार्मूला अल्फा बराबर क्या दिए हैं, I-1 बटा में N-1 था, यही था ना जी। चलिए रख दीजिए, अल्फा इजकल टू आई दिया हुआ है 2.741, एन हो जाएगा 3 - 1, अल्फा इजकल टू 1.74 बटा में 2, डिवाइड मार दीजिए 2 से तो 2 8 16, 0.8 14, 2 7 14, यानी अल्फा बराबर 87%। कोई दिक्कत? कौन आंसर है? आंसर नंबर बी। यही इतना था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म।